सोलो दोस्तों, वेलकम टू सिटी बस ब्रिगेड। दिस इज मैदाब आलम, योर कमिश्नर एंड बच्चा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी को लेकर के हम बहुत डिटेल में बात करें, यहाँ पर एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो आज एनसीईआरटी हाइलाइट्स में एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर को यहाँ पर हम डिटेल मैनर में समझेंगे एंड इस चैप्टर का पोस्टमार्टम करेंगे। एंड बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना, यानी जो हमारा सीबीएसई या सीयूटी एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें एनटीए, तो बहुत डेप्थ में जाकर के अगर क्वेश्चन पूछेगा तो अपन को ये नहीं लगेगा कि हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। तो चलिए बच्चा, इसी थॉट के साथ हम इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इस एनसीईआरटी पीडीएफ को मैं यहाँ पर लेकर के आया हूं एंड इसमें से कितनी चीजें हमें पिक करनी है, क्या क्या हमें एक्स्ट्रा पता चलेगा इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मनी को लेकर के। इज इट? तो नाम चैप्टर का आपको क्लियर है भाई कि मनी एंड बैंकिंग। इज इट? अब मनी एंड बैंकिंग की बात की जाए तो सबसे पहले ना बहुत सारे बच्चे बार्टर सिस्टम वगैरह पढ़ रहे होते हैं, बार्टर एक्सचेंज वगैरह। बट द थिंग इज कि आपको ये समझना है कि बार्टर एक्सचेंज आपको लेटेस्ट वाली एनसीईआरटी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। बट ऑल दो आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। बट द थिंग इज कि हम सबको पता है कि भाई पहले के टाइम पर जब मनी नहीं था तो उस टाइम पर बार्टर सिस्टम को रन किया जाता था। इज इट? तो बार्टर सिस्टम क्या था भाई? तो आप सर, बार्टर सिस्टम का मतलब था कि जब दो पार्टीज के बीच में ट्रांजेक्शन होता था। हमने बोला जब दो पार्टीज के बीच में ट्रांजेक्शन होता था तो एक्सचेंज के लिए किस चीज को यूज किया जाता था बच्चा? तो एक्सचेंज के लिए यहां पर कैश तो होता नहीं था, तो वहां पर कमोडिटी यूज की जाती थी, यानी कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज। गॉट इट? तो उस बार्टर सिस्टम को हम लोग क्या बोलते थे? तो बार्टर सिस्टम विल आल्सो बी नोन एज कमोडिटी टू कमोडिटी, कमोडिटी टू कमोडिटी ट्रांस। इज इट? तो भाई कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज, तो वी कैन आल्सो से दैट भाई, लाइक कभी अगर हमसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए कि बार्टर सिस्टम विल आल्सो बी नोन एज, सो योर आंसर विल बी बार्टर सिस्टम विल आल्सो बी नोन एज अ कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज। इज इट? तो चलिए भाई बढ़िया। बट देयर मतलब ऑब्वियस है भाई, जब भी किसी चीज को चेंज किया जाता है, किसी भी चीज में रिफॉर्म लेके आया जाता है, तो ऑब्वियस है कि जो चीज एग्जिस्ट करती है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसीलिए उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए रिफॉर्म लेके आया जाता है। तो वैसे ही अगर हम बात करते हैं कि बार्टर सिस्टम जब था ना, तो बहुत सारे उसके अंदर लिमिटेशंस थे। ऑल दो वो लिमिटेशंस को बहुत डिटेल में अपने यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज हम यहाँ से चाहते हैं एनसीईआरटी में जो एक्स्ट्रा चीजें हम उसको कवर कर लें। तो लिमिटेशंस तो बहुत सारी थी, उन लिमिटेशंस को खत्म किया गया और मनी को इंट्रोड्यूस किया गया, है ना? ऑब्वियस है। तो यहाँ पे मैं एक बेसिक चीज समझाना चाहूंगा कि जो बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस थे उसी का अपोजिट हम क्या बोलेंगे कि हमारे मनी के फीचर्स थे, है ना? मनी के फीचर्स बोल दो या मनी के फंक्शंस बोल दीजिए। तो सिंपल सी बात है, मनी इज द कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले लैक ऑफ एक्सचेंज का जो लिमिटेशन था वो देखने को मिलता था अपने बार्टर सिस्टम के अंदर। बट व्हेन इट कम्स टू मनी, तो मनी में आपको जो एक्सचेंज है ना वो इजी हो गया, दो पार्टीज आपस में इजीली ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, बिकॉज वहां पर बहुत सारी जो मेजर इश्यूज थी वो फेस नहीं करनी पड़ती है। एंड एन इकोनॉमी विच कॉन्सिस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल देयर आर कैन नॉट बी एन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज एंड हियर देयर इज नो रोल ऑफ मनी। पहले के टाइम पर एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं था, तो वहां पर पहले मनी एग्जिस्ट नहीं करता था। देन उसके बाद बच्चा बोला गया कि बेसिकली बहुत 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 सारी प्रॉब्लम थी। एंड जैसे यहाँ पे समझाया गया कि भाई मीडिएशन ऑफ द मनी आर रेफर्ड टू एज अ बार्टर एक्सचेंज, यानी बार्टर एक्सचेंज को पूरी तरह से रिमूव किया गया एंड मनी को लाइक एक तरफ से बोल सकते हैं इंप्लीमेंट किया गया। गॉट इट? सो फॉर एग्जांपल, एन इंडिविजुअल who has a surplus of rice which is she wishes to exchange for the clothing, if she is not lucky enough she may not be able to find another person। यानी एक लिमिटेशन देखने को मिलता था बार्टर सिस्टम के अंदर, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। क्या? तो आपने से डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। एंड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या था बेसिकली कि भाई दो चीजें हर एक इंसान को ट्रांजेक्शन करने के लिए भी क्या होता है कि भाई मेरे पास सपोज करो भाई चावल है तो मुझे बेचना है, मुझे पैसा मिल जाएगा। बट पहले के टाइम पर एक पर्सन चाहता था कि भाई मेरे पास चावल है और मुझे इस चावल के बदले मान लो शक्कर चाहिए। इज इट? मुझे ना भाई शुगर चाहिए बेसिकली। तो मैं इस चावल को पहले तो एक्सचेंज करूं, ऐसे पर्सन को ढूंढो जिनको चावल चाहिए होगा, और दूसरा फिर वो पर्सन क्या होना चाहिए जिसके पास शुगर अवेलेबल हो। तो दो थॉट्स का कोइंसिडेंस बहुत रेयर होता था कि भाई आपके साथ में वो पर्सन मिल जाए जिसको जो आपके पास है वो उसको चाहिए, जो उसके पास है वो आपको चाहिए। तो ये बड़ी लिमिटेशन थी, बट ये मनी के बाद सारी चीजें काम खत्म हो गए इसमें। इट? तो बात में क्या बोला गया बच्चा? बोला गया दी सर्च कॉस्ट में बिकम प्रोहिबिटेड ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेस, यानी कि बेसिकली वी कैन से दैट कि सच अ गुड इज कॉल्ड लाइक बेसिकली जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया, मीडियम एक्सचेंज के साथ हम बोल सकते हैं कि मनी के फीचर्स में स्टोर ऑफ वैल्यू। पहले हम कमोडिटीज को स्टोर नहीं कर सकते थे, बट आज की तारीख में अगर मनी से हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम मनी को एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम तक हम स्टोर कर सकते हैं। इज इट? भले वो काला धन ना हो जाए, यानी कि भाई जिस तरह डिमोनेटाइजेशन हुआ था वैसा कुछ ना हो जाए, तो हम इजीली उसको स्टोर कर सकते हैं, हम इजीली उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो डिविजिबिलिटी ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं। तो ये सारे जो फंक्शंस थे वो आपको मनी में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चा एंड बात करते हैं कि भाई एज एन एक्सप्लेन अबाउट द फर्स्ट इन्फॉर्मेट रूल, यानी बेसिकली बोला गया कि दैट इज एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये प्राइमरी फंक्शन माना जाता है बच्चा। अगर आपसे मनी का प्राइमरी फंक्शन पूछा जाएगा तो आप बोलोगे सर प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी
प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी को क्या बोला जाता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। करेक्ट। Then, barter system change become extremely difficult in large economy because of the highest cost people would have incur looking for the suitable person to exchange their surpluses, is it? तो barter system भाई large economy की बात करो या small economy की बात करो वैसे ही difficult था, is it? तो money also acts as a convenient unit of account। ये ध्यान रखिएगा, आप किसी भी चीज को मेजर कर सकते हो, जैसे हमने बोला क्या क्या फंक्शन सर, तो एक्सचेंज मीडियम ऑफ एक्सचेंज लिख देता हूं मैं यहाँ पर। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इज इट? पहली चीज। दूसरी चीज स्टोर ऑफ वैल्यू, इज इट? स्टोर ऑफ वैल्यू। देन तीसरी चीज बच्चा, तो आप लोगों से डिविजिबिलिटी है ना, तो डिविजिबिलिटी भी इजीली है, इजीली हम बोल सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली, है ना, तो ट्रांसफरेबिलिटी। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं, है ना, आगे अगर हम बात करते हैं इस चीज को लेकर के, तो हम यहाँ पे बहुत इजीली कह पाएंगे कि भाई मेजर ऑफ वैल्यू, कि हर एक गुड्स को आप एक वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि भाई ये इतने रुपए का है, ये इतने रुपए का है, ये इतने रुपए का है, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। पहले कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं था, कोई ऐसा यूनिट मेजर था ही नहीं जिसके थ्रू आप किसी भी गुड्स को एक प्राइस के साथ में रिप्रेजेंट कर पाओ। करेक्ट। सो ये चीज पॉसिबल हो पाई बिकॉज ऑफ मनी। गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनिटरी यूनिट्स। तो भैया जैसे हमने बोला ना कि भैया ये 5,000 रुपए का मिलेगा, ये 3,000 रुपए का मिलेगा, ये तो 100 रुपए का मिलता है। तो भैया ये जो रुपए रुपए बार बार लग रहा है ना, इसी को बोला जाता है बच्चा कि एक मॉनिटरी बेस, मॉनिटरी यूनिट्स, इज इट? तो आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पे तो आपको कोई इशू नहीं जाएगा। देन आगे बढ़ेंगे, द सेम नोशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मनी इटसेल्फ, कि भैया मनी के वैल्यू को भी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप इजीली कर पाते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ कि भाई आज हम लोग जो मनी को लेकर के सारे ट्रांजेक्शंस या एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली कोई भी ट्रांजेक्शन पॉसिबल कब है? जब ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। गॉट इट बच्चों? तो आई थिंक ये सारी चीजें फिर मेरे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड जैसे कि अपने को बोला, बार्टर सिस्टम हैज एन other deficiencies, like it is difficult to carry forward one wealth under the barter system. Suppose you have an endowment of rice which you know do not wish to consume today entirely. तो आई थिंक मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि जो जो लिमिटेशंस थे एंड ऑल। तो आई थिंक यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा चीजें अगर हमें मिल रही होंगी तो वो हम पिक कर लेते हैं। However, they may not be easily convertible to other commodities and do not have universal acceptability. तो ये सारे limitations वाले point है ना, कि भाई कन्वर्टेबल नहीं था कमोडिटीज में, एंड थिंग इसकी सारी जगह पे एक्सेप्टेड नहीं था। भाई कुछ कुछ पर्सन्स को आपके पास जो गुड्स है वो चाहिए होंगे, बट सबको नहीं। बट पैसा ऐसी चीज है कि आप कहीं पर भी जाके कोई भी चीज बेच सकते हो एंड खरीद सकते हो बच्चा। तो आई थिंक मुझे लगता है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। Some countries have an attempt to move towards on economy which use less of cash and more digital transaction। तो आज की तारीख में इंडिया में भी हम ये बात बोल सकते हैं कि आज मनी को भी एक तरह से मतलब रिप्लेस तो नहीं किया गया, ऑल द मनी तो है एग्जिस्ट करता ही है, बट आई थिंक इसका एक और एडवांस वर्जन देखने को मिलता है बहुत सारी इकोनॉमीज के अंदर। एंड वो एडवांस वर्जन क्या है कि वो आज की तारीख में डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को भी प्रमोट किया जा रहा है। और ये डिजिटल ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या है? तो आज की तारीख में आप सबको पता है कि सबके अकाउंट में पैसे होते हैं, एंड थ्रू द यूपीआई, थ्रू द डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वॉलेट वी कैन इजीली ट्रांसफर द मनी। एंड जो भी एक्सचेंज हम कमोडिटी कर रहे हैं, हम कोई भी कमोडिटी खरीद रहे हैं, उसके बदले हम इजीली पेमेंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यूपीआई एंड द डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन। गॉट इट? सो ये सारी चीजें आपको देखने को मिला, जैसे मैंने यहाँ पर बोला है ई वॉलेट्स, है ना, ई वॉलेट्स हो गया, देन एनएफएस हो गया। तो ये सारी चीजें डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करती हैं। गॉट इट? तो आपने बोला बेसिकली सर आगे चलते हैं, बात करते हैं डिमांड ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी, पैसे की जरूरत क्यों है भाई? आज मेरे को लगता है कि यार यहाँ पे पढ़ाना चाहिए इस चीज को। सबको पता है भाई पैसे की जरूरत क्यों है, हर इंसान के पास मतलब एक ही थॉट चल रहा है, सबके लिए कॉमन थॉट है कि भाई पैसा पैसा पैसा, कहाँ से पैसा बनाया जाए, कैसे पैसा कमाया जाए, सब कुछ यही चल रहा है। तो द डिमांड फॉर मनी टेल्स अस व्हाट मेक्स पीपल डिजायर टू सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। कैसे पैसा आएगा, हर इंसान यही सोच रहा है, सिंस मनी इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ट्रांजेक्शंस, क्योंकि भाई हर इंसान के डिफरेंट डिफरेंट ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिश है, इज इट? तो बेसिकली उन ख्वाहिश को, उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए उनको ऑब्वियसली बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वो डिमांड कर रहे हैं। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं बच्चा बेसिकली, तो वी कैन से दैट कि यस, जो पैसे हमें मिलेंगे उन पैसों से हम इजीली किसी भी दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को हम बाय कर सकते हैं एंड कंज्यूम कर सकते हैं। गॉट इट? तो चलिए भाई, हमसे बोला गया will determine the money people will want to keep the large in the quantum of transaction to be made, the larger is quantity of the money demanded। यानी बेसिकली जितना कंजम्पशन हम लोग इकोनॉमी में ना एक टर्म पढ़ते हैं, हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हुआ करते थे एडम स्मिथ, एंड एडम स्मिथ सेज दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इज इट? इंसान की जो इच्छा है ना वो बहुत अनंत है, मतलब अनंत है, इज इट?
तो इंसान की इच्छा कभी खत्म होगी नहीं, और खत्म नहीं होगी तो जितनी इच्छाएं उतना ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, उतने ज्यादा पैसे की डिमांड होगी, उतना ज्यादा पैसा चाहिए होगा। तो ऑल दो हम यहाँ पे लिख देते हैं, व्हेन पीपल कीप देयर सेविंग in the form of money rather than putting in the bank, which gives them interest. How much money people keep also depend on rate of interest. तो बच्चा हम सबको पता है whenever we talking about the money supply, क्योंकि हम मनी सप्लाई पढ़ने जा रहे हैं, तो एक इकोनॉमी के अंदर अगर मान लो मनी सप्लाई है 500 करोड़ रुपए का मनी फ्लोटेट हो रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इकोनॉमी के अंदर, तो अगर लोगों ने सेविंग्स चालू कर दी, सेविंग्स को प्रमोट किया गया, लोग सेव ज्यादा कर रहा है पैसा, तो उस टाइम पर हमारा मनी सप्लाई क्या होने लगेगा, हमारा मनी सप्लाई भैया कम होने लगेगा। इज इट इनवर्स रिलेशन इसके बीच में। और अगर लोग इन्वेस्टमेंट मूड में, यानी लोग इन्वेस्टमेंट बहुत सारा कर रहे हैं, तो उस टाइम पर मनी सप्लाई क्या होगा, मनी सप्लाई भी बेसिकली वी कैन से दैट कि भाई बढ़ता जाए। इज इट, तो सेविंग्स को प्रमोट करोगे तो मनी सप्लाई कम होगा, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करोगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। सिंपल, तो यहां पे डायरेक्ट, यहां पे इनवर्स, करेक्ट, सिंपल है भाई। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन मॉडर्न इकोनॉमी मनी कंप्राइजेस कैश एंड बैंक डिपॉजिट्स। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे मनी सप्लाई को लेकर कंफ्यूज होता है, बट मनी सप्लाई के बारे में जब भी बोला जाए ना, आप समझ जाएगा कि मनी सप्लाई को ये लोग क्या बोलना चाहते हैं बच्चा, क्यों बोलना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं मनी सप्लाई से। तो मनी सप्लाई से समझाना चाहते हैं बेसिकली कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना कैश एंड, अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे भी आगे जाकर के, कि कितना कैश एंड कॉइन्स, अवेलेबल है मार्केट के अंदर, हेल्ड विद पब्लिक, और ऑल्सो जो हमारे डिपॉजिट्स होते हैं, है ना, वो डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। तो ये सारी चीजें इट इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई बेसिकली एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इज इट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ बैंक डिपॉजिट्स आर बीइंग इंक्लूडेड, दीज आर मेनी मेजर ऑफ मनी, ठीक है, दीज आर क्रिएटेड बाय सिस्टम कंप्राइजिंग टू सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो बच्चा ये जो मनी सप्लाई है ना, ये मनी सप्लाई सर्कुलेट हो रहा है या मनी सप्लाई पे कंट्रोल या क्रिएशन की जो बात की जाती है, तो दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को लेकर के हम लोग हमेशा डिस्कशन करते हैं। एंड द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन विल बी योर सेंट्रल बैंक, बिकॉज मनी एक चीज हो गई, बट थिंग इज कि जब हम मनी सप्लाई के बाद मनी इन बैंकिंग चैप्टर के लिए बैंकिंग पढ़ते हैं, तो बैंकिंग में ना हम बोल सकते हैं बैंकिंग सिस्टम जो डिपेंड करता है वो दो इंस्टीट्यूशन पे हम बात कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पे, कंपनीज पे डिपेंड करता है। एंड वो द थिंग इज की कौन सी चीजें भाई, तो हमने बोला दो फाइनेंशियल बॉडी, सेंट्रल बैंक एज वेल एज, सेंट्रल बैंक के साथ साथ हमने क्या बोला, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक एज वेल एज कमर्शियल बैंक, गॉट इट। सो आपने बोला बिल्कुल ठीक है सर। चलिए तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेंट्रल बैंक से रिलेटेड, आपको एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सेंट्रल बैंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन मॉडर्न इकोनॉमी। आई थिंक ये क्या ही पूछेंगे इस पे, तो ठीक है, इतना तो हमें वैसे भी पता था कि भाई सेंट्रल बैंक जो है ना वो एक मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर। अभी ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज इन वन सेंट्रल बैंक, तो ये ध्यान रखिएगा हर कंट्री में एक ही सेंट्रल बैंक होता है। कमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं, सेंट्रल बैंक एक ही होता है। इंडिया में भी एक ही सेंट्रल बैंक है, क्या नाम है भाई उसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसको क्या बोलते हैं भाई, सुपीरियर बॉडी, वी कैन से द अपेक्स बॉडी, वी कैन से द भाई रेगुलेटेड बॉडी ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स, गॉट इट। तो चलो भाई, इंडिया गॉट इट सेंट्रल बैंक इन 1935। इंडिया को सेंट्रल बैंक कब मिला, इंडिया को सेंट्रल बैंक कब मिला, अगर हम बात करेंगे कि यहां पर व्हेनेवर टॉकिंग अबाउट कि भाई इंडिया में सेंट्रल बैंक कब आया भैया पिक्चर में, तो हमने बोला इंडिया में सेंट्रल बैंक आया 1935 में। इंडिया में सेंट्रल बैंक नेशनलाइज कब हुआ, तो ये भी ध्यान रखिएगा 1949 में, पूछा जा सकता है। 35 में आया, 1949 में आपका नेशनलाइज हो गया, ठीक है। नाम सबको पता है भैया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक हैज अ सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट इश्यूज द करेंसी। सबसे पहले क्या क्या काम करता है भैया सेंट्रल बैंक, तो ये फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो भाई इश्यूज द करेंसी, गॉट इट। तो भाई सबसे पहले करेंसी कौन इशू करता है इंडिया के अंदर, सेंट्रल बैंक करता है। इट कंट्रोल्स द मनी सप्लाई, भैया मनी सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है, तो हम लोग हमेशा बोलेंगे सेंट्रल बैंक, इज इट। तो दो चीजें हो गई, एक तो हो गया इश्यूअर ऑफ द करेंसी एंड सेकंड हो गया कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई विल आल्सो बी नोन एज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। सो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट कभी भी पूछा जाए, योर आंसर विल बी अब क्या होगा आंसर भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गॉट इट, ऑफ द कंट्री थ्रू वेरियस मेथड लाइक बैंक रेट। अब देखो जब बात होती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की, तो ऑब्वियस है कंट्रोल ऐसे नहीं कर दिया जाता, चलो भैया पैसा कम कर दो मनी सप्लाई, चलो पैसा बढ़ा दो मनी सप्लाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के देयर आर सम टूल्स
एंड विच इज टू बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ मॉनेटरी टूल्स इज इट। जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी आपको बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करती हैं, किनको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और वो टूल्स को यूज करके मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, या तो मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है या तो मनी सप्लाई को कम किया जाता है। गॉट इट? सो आपने बोला बेसिकली सर यहाँ पर वो टूल्स कौन कौन से हैं, बैंक रेट क्या होता है आगे जाके पढ़ेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जो सीआरआर है, एसएलआर है, तो बैंक रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे जाके फर्दर। इट एक्ट एज अ बैंकर टू द, और क्या फंक्शन है भैया, तो सेंट्रल बैंक जो है वो बैंकर की तरह काम करता है, बैंकर्स टू बैंक, यानी भाई बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट आप लोग को बताना चाहूंगा कि भाई बेसिकली सबसे पहले इकोनॉमी के अंदर सबसे बेसिक पार्ट क्या है, तो हम लोग सर जनरल पब्लिक इज इट। तो जनरल पब्लिक किसके साथ ट्रांजेक्शन करता है, किसके साथ डील करता है, तो जनरल पब्लिक के बहुत सारे हैं, बहुत सारे कमर्शियल बैंक, जनरल पब्लिक के बहुत सारे हैं कमर्शियल बैंक इज इट। तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है सर। ये कमर्शियल बैंक किसके साथ डील करते हैं, तो एक सिंगल बॉडी यानी कि सेंट्रल बैंक। और फिर सेंट्रल बैंक किसके साथ ट्रांजेक्शन करता है भैया, सेंट्रल बैंक किसके साथ ट्रांजेक्शन करता है, तो द होल गवर्नमेंट, द होल गवर्नमेंट। एंड इस गवर्नमेंट में आपका यहाँ पर स्टेट एज वेल एज सेंट्रल, स्टेट एंड सेंट्रल दोनों कवर होगा बच्चों इज इट। तो स्टेट एंड एज वेल एज सेंट्रल बैंक, मतलब सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए एक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने बोला गवर्नमेंट बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक है। तो भैया जो इसके लिए बैंक कौन है, कमर्शियल बैंक के लिए बैंक कौन है, तो अपने पास है सेंट्रल बैंक। जनरल पब्लिक के लिए बैंक कौन है, तो कमर्शियल बैंक इज इट। तो ये हो गया पहली पार्टी, कमर्शियल बैंक किसके लिए काम करता है, जनरल पब्लिक के लिए। इसकी उसकी सुपीरियर कौन है, तो सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक किसके लिए काम करता है भैया, तो बात हो गई, हमने बोला गवर्नमेंट के लिए काम करता है, और इनके अंडर में कौन काम कर रहे हैं, तो इनके अंडर में बेसिकली सारे कमर्शियल बैंक काम कर रहे हैं। करेक्ट, चलो भाई बढ़िया था ये वाला। एंड और क्या क्या चीजें हमारी, तो इट इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज को रखने का जो अधिकार है वो किसके पास है, फॉरेन एक्सचेंज रखने का अधिकार जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो अगेन ये सारे फंक्शंस हैं, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड द थिंग इज इट इज आल्सो एक्ट एज अ बैंक टू द बैंकिंग सिस्टम। सारे कमर्शियल बैंक का बैंक कौन होता है भाई, सारे कमर्शियल बैंक का बैंक होता है सेंट्रल बैंक। गॉट इट, व्हिच इज डिस्कस इन द डिटेल लेटर। ठीक है भाई, आगे जाकर डिस्कस कर लेंगे। दिस करेंसी इशूड बाय द, एक मिनट, वी नीड टू फोकस ऑन दिस फंक्शन इशूइंग करेंसी। अब करेंसी इशू करने पे थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा, जो हमारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एंड इससे 100% एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे। दिस करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक कैन बी हेल्ड बाय द पब्लिक और बाय द कमर्शियल बैंक एंड इज कॉल्ड अ हाई पावर्ड मनी। सॉरी, तो जो करेंसी आरबीआई इशू करता है, और वो करेंसी जिनके पास, जो करेंसी किसके पास अवेलेबल है, पब्लिक के पास एज वेल एज फॉर द कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक हेल्ड कर रहा है, उसको बोला जाता है बच्चा हाई पावर्ड मनी, एंड इट इज आल्सो बी नोन एज रिजर्व मनी। तो कल को आपके एग्जामिनेशन में रिजर्व मनी पूछ लेंगे तो आप ये मत सोचना क्या है, इसका मतलब क्या है, रिजर्व मनी लाइक वो मनी है जो बेसिकली सेंट्रल बैंक इशू कर रहा है इट। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी, एंड इसी को हम बोलते हैं मॉनेटरी बेस। क्या बोलते हैं अच्छा, मॉनेटरी बेस। एंड इट एक्ट एज द बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो इसके बेसिस पे क्रेडिट क्रिएशन हो पाता है इट बच्चा। ऑब्वियस है कि आपके इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा अवेलेबल है, कितना मनी, स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल है। मनी सप्लाई विल आल्सो मीन स्टॉक ऑफ मनी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज इट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है, कि भाई स्टॉक ऑफ मनी क्या है, स्टॉक ऑफ मनी, stock of money at a particular point of time, at a particular point of time। करेक्ट बच्चों, तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है सर, इसमें क्या ही दिक्कत होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं एंड बात करते हैं कमर्शियल बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो कमर्शियल बैंक आर अदर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एंड अदर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन मतलब अदर टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ओके, विच आर अ पार्ट ऑफ द मनी क्रिएटिंग सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। तो दो टर्म्स यूज करते हैं बच्चा हम लोग हमेशा, एक हो गया सेंट्रल बैंक के लिए जिसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। क्या बोलते हैं भाई इसको, तो इसको बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। एक चीज तो ये हो गई इज इट। और एक हो गया हमारा कमर्शियल बैंक जिसको बोला जाता है बच्चा क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। क्या बोला जाता है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। तो ये दूसरी चीज हो गई, ठीक है सर बढ़िया। अब हमसे बोला जाता है बच्चा इन द फॉलोइंग सेक्शन वी लुक एट द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इन डिटेल। Okay, they accept deposit from the public and lend out part of these funds to those who want to borrow। तो भैया जब कमर्शियल बैंक के ना प्राइमरी फंक्शन की बात की जाए तो इनके दो प्राइमरी फंक्शन होते हैं, दो मेन काम होता है जिसके लिए कमर्शियल बैंक को स्टार्ट किया जाता है। फर्स्ट विल बी योर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, लोगों का पैसा डिपॉजिट्स के रूप में अपने पास रखना। एंड द थिंग इज की लोगों को ही जिनको पैसे की जरूरत है, जो बोरो करना चाहते हैं, उनको फंड प्रोवाइड करना। सो फर्स्ट विल बी योर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड सेकंड विल बी योर प्रोवाइडिंग लोन्स। इज इट, चलो भाई बढ़िया। तो ये दो काम कर रहा है, एंड इसमें इनका जो द इंटरेस्ट रेट पेड बाय द बैंक टू द डिपॉजिटर इज लोअर देन द
रेट फ्रॉम द बोरोअर्स। तो भैया अगर आपने कभी सोचा है कि यार ये बैंक वाले ना हमारा बहुत भला कर रहे हैं, बैंक वाले तो हमें कितना अच्छा ऑप्शन देते हैं कमाने का, अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंक भी पैसा कमाने के लिए खुला है। अरे सर क्या बात करो, बैंक में तो इतना पैसा होता है, तो बैंक कैसे पैसा कमा सकता है? भैया अच्छी बात है, समझ लो, सुन लो भाई, बैंक भी पैसे ही कमा रहा है। कैसे कमा रहा है? जब वो लोगों से डिपॉजिट के रूप में पैसा लेता है ना, मान लो मैं बैंक हूं, आप ही में लोगों से मैंने 1 करोड़ रुपए लिए, अब मुझे आपको ना 4% देना है, इज इट? मैं 4% पर एनम देने के लिए रेडी हूं आपको। तो मैं आपको 4 लाख रुपए दूंगा साल के एंड में। बट ये 1 करोड़ रुपए जब मैंने लोगों को एज ए लोन दिया, तो मैं उनसे 10% चार्ज कर रहा हूँ। क्या बात करो सर, इतनी बड़ी चीज हो रही है? अरे यार बच्चों वाली चीज है। बिल्कुल यही हो रहा है। तो ऑब्वियस है, जब मैंने 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट रिसीव किया और आपको सिर्फ और सिर्फ 4 लाख का इंटरेस्ट दिया, तो बीच में 6 लाख रुपए की मुझे इंटरेस्ट वाली इनकम हो गई, जिसको कमाने के लिए मेरे को बनाया गया था। गॉट इट? सो 100% है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड अ स्प्रेड। तो कभी आपसे पूछ ले जाए कि यार स्प्रेड क्या है, तो आप ना बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। आप सोचोगे कि यार ये तो ना हमारे सिलेबस में था ही नहीं, ये स्प्रेड स्प्रेड कहाँ से आ गया, हमें तो नहीं पता। अरे भैया एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बोल रहा है कि एग्जाम जाने से पहले मुझे जरूर देख लो। मुझे बिना छोड़ के जाओगे, मुझे जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि भाई छोड़कर जब तुम मुझे जाओगे बड़ा पछताओगे, इज इट? है ना, मुझे छोड़कर जब तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। उसके पीछे का रीजन यही है कि एनसीईआरटी कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको दे रहा है, इसको छोड़ के जाओगे तो एग्जाम में पछताओगे। इज इट भैया? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। is the profit appropriate by the bank? ठीक है। The process of deposits and loan credit creation by the bank is explained below। तो आई थिंक इसमें एक्सप्लेनेशन में हमें नहीं चाहिए, हमें बहुत सारा एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी की ये भी दिक्कत होती है कि बहुत चीजों पे ना जबरदस्ती एग्जाम्पल डाल देता है, जो बात हमें बहुत इजीली समझ में आ गई थी एंड आ जाती है ना, कि भाई लोगों का पैसे डिपॉजिट लिया एंड उन्हीं को लोन दे दिया और बीच में जो इंटरेस्ट है वो कमा लिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा एंड बात करते हैं फर्दर चीजों को लेके। तो हमने बोला कमर्शियल बैंक मीडिएट बिटवीन इंडिविजुअल्स और फर्म, है ना, इंडिविजुअल और फर्म, क्योंकि इंडिविजुअल का पैसा जनरली आता है और फर्म को पैसा चाहिए होता है, इंडिविजुअल्स को भी चाहिए होता है। विद एक्सेस फंड एंड लेंड टू दोस हु नीड फंड, ऑब्वियस है। जैसे किसी कंपनी का पैसा डिपॉजिट पड़ा हुआ है बैंक के पास, किसी इंडिविजुअल पर्सन का पैसा डिपॉजिट के रूप में पड़ा हुआ है, एंड वो पैसा जो है जिनको जरूरत है इकोनॉमी के अंदर, जो पर्सन जिनको फंड चाहिए उनको बोरो करवा देता है, प्रोवाइड कर देता है। पीपल विद एक्सेस फंड कैन कीप देयर फंड in the form of deposit in the bank, and those who needs funds borrow funds in form, लाइक ऑब्वियस है भाई, बोरिंग क्यों की जाती है? होम लोन लेने के लिए, एजुकेशन लोन लेने के लिए, कार लोन लेने के लिए, बहुत सारे लोन लेने के लिए, इज इट? सो द बैंक विल टिपिकली रिटेन अ पोर्शन ऑफ फंड्स टू रिपे डिपॉजिटर्स व्हेन दे डिमांड देयर फंड्स बैक एंड लोन द रेस्ट। Since bank earn interest from the loan, they make any bank would like to lend the maximum possible. So मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे कि भाई और कैसे कैसे चलता है, बस हमारे जो काम की चीजें हैं हम वो डिस्कस करते हुए जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मनी क्रिएशन बाय द बैंकिंग सिस्टम, जब मनी क्रिएशन की बात की जाती है तो बहुत सारे टाइम पर ये बात मैं सुनता था, मैं बचपन में मैं भी सोचता था कि यार जब करेंसी बनाने की मशीन हमारे इंडिया के अंदर ही है, हमारी इंडिया की करेंसी बनाने की, तो भाई रात भर मशीन ज्यादा चला दो, सुबह बहुत ही ज्यादा पैसा बन के निकल जाएगा और सुबह पैसे बांट दो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, ध्यान रखिएगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ऐसा एक कंट्री में हुआ था, और वो कौन सी कंट्री थी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जहां पे ऐसे ही बहुत सारा करेंसी छाप करके लोगों को बांट दिया गया और इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हाई हो गया कि लोग ना बिल्कुल थैला भर भर करके ना पैसा लेके जा रहे थे। एक मान लो ब्रेड का पैकेट लेने के लिए और एक मिल्क का पैकेट लेने के लिए इतना पैसा लेके जाना पड़ रहा था, क्योंकि भाई सबके पास इतना पैसा आ गया तो परचेसिंग पावर बढ़ गई, परचेसिंग पावर बढ़ गई तो भाई इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो भैया बहुत कुछ होता है, इसीलिए ये सोचना कि जितना मन चाहे उतना पैसा क्रिएट कर दो इकोनॉमी के अंदर, क्या ही होगा, कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं होता। लिमिटेड हम पैसा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड फॉर्म में ही पैसा बना सकता है, करेंसी इशू कर सकता है। तो हम ही इसको एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा आपको कि जैसा हम एक कंपनी में बोलते हैं कि भाई एक कंपनी तब ज्यादा अच्छी है जितनी उनके पास एसेट्स है उतनी ही लायबिलिटीज होनी चाहिए, इज इट? तो वैसे ही आप ये समझ जाओ कि बेसिकली हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि कस्टोडियन ऑफ रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज है, एंड द थिंग इज कि बेसिकली इनके पास ही बहुत सारा गोल्ड के फॉर्म में रिजर्व अवेलेबल है। तो जितना एसेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उतनी की ही लायबिलिटी क्रिएट करता है। और एक बात समझाता हूं मैं आपको कि जो करेंसी है ना, जितनी की भी करेंसी इशू की गई है इकोनॉमी के अंदर, मान लो भाई 50,000 करोड़ रुपए की करेंसी जो है ना आज की तारीख में फ्लोटेट हो रही है हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो 50,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है गवर्नमेंट पे, इंडिया के ऊपर, इज इट? सर ये बात समझ में नहीं? तो बच्चा जनरली आप समझ जाइएगा, जितनी भी करेंसी इशू करे उतनी ज्यादा आपने परचेसिंग पावर क्रिएट कर दी इकोनॉमी के अंदर। आप नोट देखोगे तो नोट पे लिखा होगा आई प्रॉमिस टू पे द बियरर
द सम ऑफ ₹100 इज इट, और गवर्नर के साइन होंगे। तो आपने किसी को ना 100 रुपए की आप एक परचेसिंग पावर दे दी अगर आपने करेंसी प्रोवाइड कर दिया, इज इट। तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है सर। तो आई थिंक इसी को समझाया गया, द एसेट ऑफ द फर्म आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड द साइड एंड द लाइबिलिटी ऑफ द राइट हैंड साइड। अकाउंटिंग रूल्स से दैट बोथ साइड ऑफ द बैलेंस शीट मस्ट बी इक्वल और टोटल एसेट मस्ट कैन बी इक्वल टू द टोटल लाइबिलिटी। एसेट यहाँ पर हमारा गोल्ड, फॉरेन रिजर्व्स वगैरह हो जाएगा, सिक्योरिटीज वगैरह हो जाएगा, और लाइबिलिटी करेंसी हो जाएगा, दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो ये बोला जाता है बच्चा एसेट इज इक्वल टू रिजर्व प्लस लोन, है ना। तो ये कभी अगर आपको पूछा जाता है तो ये आपको एक फॉर्मूले के टाइप में पता होना चाहिए। जेड लाइबिलिटी इज इक्वल टू डिपॉजिट्स, जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो लाइबिलिटी है। ऑब्वियस है भाई, जितने भी डिपॉजिट्स के रूप में पैसा आया है वो लाइबिलिटी होगा क्योंकि हमें वो लौटाना है, और जितना हमने लोन दे के रखा है वो हमें मिलेगा वापस, इज इट। तो वो हमारा क्या है बच्चा, एसेट है। तो एसेट और लाइबिलिटी बराबर होनी चाहिए, इज इट। चलो भैया, अब बैलेंस शीट, जैसे हमने बोला नेटवर्थ अगर कभी निकालनी है आपको मनी इन बैंकिंग के अंदर, अगर आपको कभी नेटवर्थ निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप एसेट माइनस लाइबिलिटी कर देना, इज इट। एसेट माइनस लाइबिलिटी, और एसेट को मैंने क्या बोला, रिजर्व प्लस लोन माइनस डिपॉजिट्स। तो ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो आप ये मत सोचना ये तो हमें सर ने पढ़ाया ही नहीं था, ये एनसीईआरटी आपको प्रोवाइड करता है। गॉट इट बच्चा। बैलेंस शीट ऑफ अ फिक्शनल बैंक, आपको बस ये समझना है बच्चों बेसिकली कि जैसे इन्होंने जो कॉन्सेप्ट समझाया था वही चीज बोली है कि रिजर्व, डिपॉजिट्स एंड नेटवर्थ, इज इट। अगर रिजर्व और डिपॉजिट्स बराबर है तो नेटवर्थ कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बिकॉज हमने फॉर्मूला क्या लगाया, नेटवर्थ इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जा सकती है, आपको बिल्कुल क्लियर रहना है। गॉट इट बच्चों। चलो बढ़िया, आगे क्या है भाई हमारे पास, क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी मल्टीप्लायर। तो भैया सेंट्रल बैंक द आरबीआई डिसाइड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट व्हिच एवरी बैंक मस्ट कीप अ रिजर्व। ये ध्यान रखिएगा, हर कमर्शियल बैंक को ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि अगर आपके पास 100 रुपए डिपॉजिट आ रहा है या 1000 रुपए डिपॉजिट आ रहा है, आपको कुछ रिजर्व बना के रखना है। मान लो 10% का रिस्ट्रिक्शन डाल दिया आरबीआई ने सारे कमर्शियल बैंक पे कि आपको 10% का रिजर्व बनाना है, तो 1000 रुपए पे 100 रुपए का रिजर्व बनेगा एंड 900 रुपए वो आगे जा करके लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, इज इट। तो बात ये होती है, सिंपल सी बात है कि वो 900 रुपए वापस से घूम के बैंक के पास आ जाएगा। इसके लिए एक अजम्पशन लेना पड़ता है बच्चों, एंड अजम्पशन ये होता है कि पूरी इकोनॉमी के अंदर मान लेते हैं सारे ट्रांजेक्शन एक ही बैंक से हो रहे हैं, एंड पूरी इकोनॉमी के अंदर जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैंक के थ्रू हो रहे हैं। तो ये दो अजम्पशंस के थ्रू हम ये बोलते हैं कि हमारा जो अमाउंट है जो हम लोन की तरह रूप में प्रोवाइड करते हैं, जब वापस किसी के पास पहुंचता है तो वो डिपॉजिट्स के रूप में बैंक के पास वापस आ जाता है, और फिर बैंक उसको वापस से लोन के रूप में दे देता है। तो ये सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इकोनॉमी जैसे चलता था ना, वैसे ही बैंक में ही पैसा वो आते जाता रहता है और वो सेम अमाउंट मल्टीप्लाई होता है। तो जैसे हमने बोला यहाँ पर कि भाई दिस इज डन टू इंश्योर दैट टू बैंक इज ओवर लेंडिंग। This is legal requirement and is binding on the bank. This is called a required reserve ratio. तो जो रिजर्व बनाने के लिए बोलता है आरबीआई सारे कमर्शियल बैंकों को बोला जाता है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो, इज इट। और इसको हम एलआरआर भी बोलते हैं, है ना, एलआरआर भी बोलते हैं। तो आपने बोला बेसिकली एलआरआर इज इक्वल टू सीआरआर प्लस एसएलआर। अगर एलआरआर 10% है तो इसका मतलब सीआरआर 6 और 4%, मतलब दोनों को मिला के 10% आना चाहिए। सीआरआर वो अमाउंट होता है जो रिजर्व का कुछ अमाउंट आरबीआई को मतलब बैंक को अपना कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना होता है रिजर्व के फॉर्म। और एसएलआर का मतलब होता है कि कुछ पैसा कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है, बिकॉज एटीएम्स वगैरह में जो पैसे निकालने आएंगे वो निकाल पाए। अब जैसे इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि कैश रेशियो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट विच अ बैंक मस्ट कीप एज अ कैश रिजर्व विद द बैंक एंड व्हाट काइंड ऑफ बैंक। तो basically we are talking about the central bank. Apart from the CRR, bank are also required to keep some reserve in liquid form in short term. This ratio is called as statutory liquidity ratio यानी कि SLR. CRR का full form like obvious है भाई, cash reserve ratio, and the thing is SLR का मतलब statutory liquidity ratio। करेक्ट बच्चों, सिंपल है। ये ध्यान रखिएगा था statutory requirement of the reserve ratio act as the limit to the amount of the credit that bank can create। तो ये SLR जो है ये एक तरह से डिपॉजिट्स को लेकर के रिप्रेजेंट करता है कि भैया डिपॉजिट्स में आप कितना लोन प्रोवाइड कर सकते हो। करेक्ट बच्चों, सिंपल है। आगे बात करते हैं, एंड इसी मल्टीप्लायर को यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई जो कि हम लोग अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी की जो एक्स्ट्रा चीजें मैं उसको पिक करूंगा। तो टूल्स यहाँ पर कंसिडर किए जा रहे हैं। टूल्स में बोला जा रहा है बच्चा सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स देम फंड्स थ्रू द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, तो दिस रोल ऑफ द बीइंग रेडी, तो एक ध्यान रखिएगा बच्चा कि अगर कभी भी कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा एट लास्ट। अगर उनको ऐसा लगता है इमरजेंसी फंड चाहिए एंड उस टाइम पर वो किसके पास जाएगा, तो उनके पास लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट यानी कि
सबसे एंड में उनके पास सेंट्रल बैंक का ऑप्शन अवेलेबल होगा और सेंट्रल बैंक से वो पैसा उठा सकते हैं, तो उसको बोला जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इज इट? तो भैया ठीक है, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं बच्चा ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये सारे टूल्स हैं, जैसे बैंक रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। तो बच्चा बैंक रेट का मतलब क्या होता है? तो आपने सर बैंक रेट का मतलब होता है बेसिकली, अगर सपोज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना, बैंक रेट में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि जब बैंक रेट होता है, दिस इज द कॉल्ड द रेट इन इंडिया, बाय इंक्रीजिंग द बैंक रेट लोन्स टेकन बाय कमर्शियल बैंक बिकम मोर एक्सपेंसिव। इज इट? तो अगर कमर्शियल बैंक लोन लेता है कभी भी किससे, सेंट्रल बैंक से, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो जो इंटरेस्ट यूज किया जाता है बाय द आरबीआई ओवर द कमर्शियल बैंक, उस रेट को बुलाया जाता है बच्चा बैंक रेट। तो बस आपको ये समझना है कि अगर बैंक रेट ज्यादा कर रहे हैं तो उसका मतलब मनी सप्लाई कम हो रहा है, बैंक रेट अगर कम हो रहा है तो मनी सप्लाई बढ़ रहा है, इनवर्स रिलेशन। इसी तरह बच्चा रेपो रेट हो गया, रेपो रेट भी बेसिकली सेम चीज है, कमर्शियल बैंक को फंड चाहिए होगा सेंट्रल बैंक से, तो अगर शॉर्ट टर्म फंड चाहिए होगा 3-4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो जो रेट यूज किया जाएगा उसको लेता है रेपो रेट। रेपो रेट अगर बढ़ा दिया जाएगा तो मनी सप्लाई को कम कर दिया जाएगा। अगर रेपो रेट कम किया गया, इसका मतलब कब क्यों कम करा जाएगा बच्चा? रेपो रेट को कम करने का मतलब मनी सप्लाई को बढ़ा देना। इसी का एक और एग्जांपल हो जाएगा बच्चा रिवर्स रेपो रेट। क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है किसी सर्कमस्टेंसेस में अगर सेंट्रल बैंक को लोन लेना पड़ रहा है एज फॉर द लाइक फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, तो जो रेट यूज किया जाता है वो रेट को बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट के लिए भी इनवर्स रिलेशन ही चलेगा। करेक्ट बच्चों? एंड सीआरआर एसएलआर के मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं इनवर्स रिलेशन। तो बस ये रिलेशंस आपको याद रखते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं जानी चाहिए, कोई इश्यूज आपको नहीं जाना चाहिए। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई इश्यूज नहीं है आप लोगों को। तो चलिए यहां तक आई थिंक सारी चीजें क्लियर है, एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोग को बता दूंगा एंड उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चा कि जो भी मैं आपको बता देता हूँ एंड उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। चलिए, तो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज है करेंसी एंड नोट्स एंड कॉइन्स आर देयरफॉर कॉल्ड अ फिएट मनी। फिएट मनी का मतलब क्या होता है बच्चा? कि जो पैसा इन फॉर्म ऑफ करेंसी और इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स अवेलेबल हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिएट मनी। यूज इट? दे डू नॉट हैव इंस्टिंक्टिव वैल्यू लाइक अ गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड अ लीगल टेंडर्स। करेक्ट? ये एक चीज हो गई। देन बच्चा M1 M2 M3 M4 ये अपने से पूछा जाएगा। तो M1 का मतलब करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट हेल्ड विद कमर्शियल बैंक। M2 में M1 तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ में सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक भी कंसिडर कर लिया जाएगा बच्चा। इज इट? चलिए भाई, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। M1 M2 को क्या बोला जाता है बच्चा? नैरो मनी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। M3 M4 को क्या बोला जाता है? ब्रॉड मनी बोला जाता है। And M3 is the most commonly used measure of money supply. It is also known as aggregate monetary resources. तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, जो एमसीक्यूज में 100% आने के चांसेस है, और मनी इन बैंकिंग से अगर एमसीक्यूज आएंगे तो इसी जगह से आएंगे। मतलब ये जो चीजें हमने डिस्कस की हैं इन्हीं चीजों से आपको एमसीक्यूज देखने के लिए मिलेगा। इज इट बच्चा? सो ऑल द बच्चों, फिलहाल वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन, एंड इसी तरीके से मैं आने वाले टाइम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए लेके आते रहूंगा एंड बहुत सारी चीजों पर हम बात करेंगे। तो ऑल दो इन्हीं सारी बातों के साथ फिलहाल वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन। मिलते हैं आप लोग के साथ बहुत जल्द बच्चा नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए नहीं, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, टेक केयर बच्चों।